नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। बीएसटी के इस प्लेलिस्ट में हम पढ़ेंगे आज व्यावसायिक वातावरण के बारे में। हम इसमें समझेंगे कि व्यावसायिक वातावरण क्या होता है, इसके तत्व कितने होते हैं, घटक तत्व कितने होते हैं, इसकी उपयोगिता क्या होती है, इसके महत्व क्या हैं। इन सब की हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वातावरण किसे कहते हैं। तो वातावरण समझ में आता है कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें होंगी जो हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं। नॉर्मल अगर देखा जाए भूगोल के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से अगर कहा जाए तो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें जो कि हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं, जैसे सूर्य की किरणें, वायु, पवन, जल, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं अपना, तो हम इसे वातावरण कहते हैं जो हमारे आसपास होगा। उसी ढंग से बिजनेस के आसपास की कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिजनेस को प्रभावित करेंगी, सपोर्ट करेंगी या उसे इम्प्रूवमेंट में उसका काफ़ी अच्छा रोल निभाएंगी या उसे डेमोरलाइज़ करेंगी। तो उन सभी चीज़ों को जो कि बिजनेस में अपना प्रभाव देती हैं, उन्हें हम कहते हैं व्यावसायिक वातावरण। तो व्यावसायिक वातावरण उन घटकों के योग से है। यहाँ पे डेफिनेशन दिया कि व्यावसायिक वातावरण का अभिप्राय उन घटकों के योग से है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं तथा जिन पर व्यवसाय का अवसर दोनों उपलब्ध रहते हैं। दोनों उपलब्ध मतलब कि बिजनेस को वो इफेक्टिव भी देंगे, बिजनेस को वो इफेक्ट भी देंगे, वो प्रभावित भी उसको करेंगे और बिजनेस को एक ऐसा अवसर प्रदान करेंगे जिससे कि बिजनेस आगे अच्छे से बढ़ सकता हो। तो व्यावसायिक वातावरण जो होता है ये दोनों चीज़ों को पहचानने में कौन सी चीज़ें, तो खतरे और अवसर। खतरा का मतलब जोखिम हो गया। जोखिम का मतलब होता है क्या कि कोई भी बिजनेस जो होता है वो प्रॉफिट के लिए तो स्टार्ट किया जाता है, लेकिन हमें वहाँ पे लॉस भी मिल सकता है। तो बिजनेस में लॉस जो होगा ये उसका जोखिम है। उस जोखिम को पहचानना और उन अवसरों की पहचान करना जिसमें कि हम बिज़नेस को काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, ये बिज़नेस का एनवायरनमेंट जो होता है यानी व्यावसायिक वातावरण जो होता है वो उसको किसी भी मैनेजमेंट को या फिर मैनेजर को उसकी मदद करता है समझने में। अब अगर बात करें इसके घटक तत्वों की यानी कि कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बिज़नेस को प्रभावित करती हैं, चाहे वो बाह्य रूप से हो या आंतरिक रूप से हो। तो आंतरिक में या विशिष्ट वातावरण में हम लेते हैं ग्राहकों को, निवेशकों को, आपूर्तिकर्ताओं को, लेनदार को, श्रमिकों को और प्रतियोगियों को। ये आंतरिक हो गए। ये विशिष्ट वातावरण है जो कि बिज़नेस को अंदर से, अब जैसे ग्राहक हैं तो बिज़नेस के लिए वो विशिष्ट हैं। निवेशक होंगे तो वो बिज़नेस के लिए विशिष्ट हो जाएँगे। इसी प्रकार से कुछ बाहरी या साधारण घटक होते हैं, जैसे आर्थिक घटक हो गया, सामाजिक घटक हो गया, राजनीतिक घटक हो गए, तकनीकी घटक हो गए और कानूनी घटक हो गए। ये घटक का मतलब क्या हुआ? वो ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे तत्व हैं जो कि बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, बिज़नेस को बढ़ाने में या घटाने में उनका विशेष योगदान रहता है। ये दोनों मिलकर के बिज़नेस के लिए एक एनवायरनमेंट जनरेट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग बिज़नेस या तो आगे बढ़ सकता है या फिर बिज़नेस पीछे घसक सकता है। जैसे ग्राहकों की अगर बात करें तो ग्राहक अगर किसी भी पार्टिकुलर वस्तु को अगर मांगना कम कर दे यानी कि खरीदना बंद कर दें, तो सिंपल सी बात है कि बिज़नेस चौपट हो सकता है। और अगर किसी भी प्रोडक्ट को वो ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर दें और एक दूसरे के देखा-देखी और भी लोग अगर उस फील्ड में आ जाएँ, उसको डिमांड करना, उस कमोडिटी का या उस वस्तु का डिमांड करना शुरू कर दें, तो बिज़नेस काफ़ी अच्छे से रन करता है। आइए समझते हैं कि व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएँ क्या होंगी। तो सबसे पहली विशेषता ये है कि यह बाह्य शक्तियों की समग्रता को लेकर चलता है। बाह्य शक्तियाँ किसे कहते हैं? बाह्य शक्तियों के बारे में हमने बताया कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी या कानूनी ये शक्तियाँ बाह्य शक्तियाँ कहलाती हैं। क्योंकि ये बाहरी तत्व होते हैं, ये वो तत्व होते हैं जो कि किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन को बाहर से सपोर्ट करते हैं। और इनकी प्रकृति जो होती है वो सामूहिक होती है। सामूहिक का मतलब है कि केवल आर्थिक घटक यानी कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो केवल इकोनॉमिक फैक्टर अकेले काम नहीं कर पाएगा जब तक कि उसमें पॉलिटिकल, सोशल या फिर टेक्निकल और लीगल ये पहलू नहीं आएँगे। वो सारे मिलकर के किसी भी बिज़नेस को बाहरी सपोर्ट या डिससपोर्ट कर सकते हैं। व्यावसायिक वातावरण की जो दूसरी विशेषता है वो है कि इसमें दोनों शक्तियाँ आएँगी, एक विशिष्ट और दूसरा साधारण।
कुछ जो होगा वो स्पेसिफिक होंगे पावर्स, और कुछ पावर्स ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सिंपल होते हैं। तो विशिष्ट में हम ग्राहकों को, जो कस्टमर होंगे बिजनेस के, प्रतियोगी, कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर इसीलिए क्योंकि अगर हम किसी एक प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं और उस सेम टाइप का प्रोडक्ट अगर मार्केट में कोई कंपटीशन में निकाल दिया और हमारी बिक्री अगर डाउन चली गई, हमारी अगर सप्लाई डाउन हो रही है, हमारा जो सेल्स है वो डाउन अगर हो जा रहा है, तो वो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसलिए हम कॉम्पिटिटर को भी देख करके चलेंगे, उनकी पॉलिसी को हमें देख के चलना होता है। साधारण शक्तियों में अगर बात करें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मैंने पहले बताया आपको, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे बातें होती हैं कि विशिष्ट जो होगी शक्तियाँ, विशिष्ट शक्तियाँ वो एकदम डायरेक्टली बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। अभी मैंने एग्जांपल लिया कॉम्पिटिटिव का, प्रतियोगी का, तो वो डायरेक्टली बिजनेस पे प्रभाव डालती हैं। और जहाँ तक बात करें वैसी शक्तियाँ जो कि साधारण है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी या कानूनी, तो ये बिजनेस को इनडायरेक्ट वे में प्रभावित करती है। अगली विशेषता है आंतरिक संबंध। आंतरिक संबंध का मतलब क्या हुआ कि कोई भी तत्व या कोई भी भाग जो होगा वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, चाहे वो सामान्य घटक हो, चाहे वो विशिष्ट घटक हो, ये दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ग्राहक और आर्थिक घटक को एक साथ हम समझें, तो आर्थिक घटक का मतलब है क्या कि इकोनॉमिक कंडीशन, अगर अभी पूरे विश्व में कोरोना चल रहा है और आपकी वीडियो की रिकॉर्डिंग इस कोरोना के टाइम के बीच में हो रही है, तो कोरोना के टाइम में पूरा जो इकोनॉमी है किसी भी देश का भारत हो या फिर किसी और बाहर के देश की बात करें, तो इकोनॉमी अभी स्थिर हो गई है, अभी काम सारे ठप पड़े हुए हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन जो हो रहा है वो डिस्टर्ब है, लोगों के पास पैसे नहीं है। अब इस स्थिति में क्या कोई कस्टमर मार्केट से महंगे प्रोडक्ट उठा पाएगा? बिल्कुल नहीं। मार्केट से वो महंगे प्रोडक्ट उठा नहीं पाएगा क्योंकि अभी के डेट में उसे खाने के लाले पड़े हुए हैं। दैट मीन्स कि अभी वो अपने फूडिंग के बारे में केवल सोच रहा है, ना कि किसी और चीज़ के बारे में वो सोच रहा है। वो लग्जरी वाले गुड्स की तो बात ही नहीं करेगा, ऐसे गुड्स जिनको कि लग्जरियस गुड्स में हम लेते हैं, उन लग्जरी गुड्स की वो तो बात ही नहीं करेगा। वो सिंपल अभी खाने पीने की सिर्फ बात करेगा कि नॉर्मली हमें फूडिंग हमारा कम से कम हो जाए, चाहे वो कितने भी लो लेवल का हो, हम कम कॉस्ट पे उसको हम लेना पसंद करेंगे अभी यहाँ पर। तो इनका एक आंतरिक संबंध हुआ करता है। तो कई बार जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने से स्वास्थ्य वर्धक भोजन या उत्पाद जैसे कि वसा रहित खाद्य पदार्थ और शुगर फ्री आदि की डिमांड मार्केट में भी बढ़ गई है। तो इनका आंतरिक संबंध हुआ करता है, एक घटक दूसरे घटक से आश्रित होते हैं, परस्पर उनका अपना संबंध होता है। अगली बात है गतिशीलता। हम जानते हैं कि बिजनेस जो होता है वो कंटिन्यूड होता है, बिजनेस रेगुलर होने वाली बात होती है। ये नहीं कि कोई बिजनेस खोला और 3 दिन में, 4 दिन में, 1 सप्ताह में वो खत्म हो जाएगा। ये सीजनल बिजनेस नहीं लगाते हम उन बिजनेस को लगाते हैं और ये सोच के लगाते हैं कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे ये लंबे समय तक चलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर बिजनेस मेरा गतिशील हो, कंटिन्यूड हो, वो चलने वाला हो, तो कई तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे तकनीकी विकास हो गया, उपभोक्ताओं की रुचि या फिर फैशन में उनकी जो बदलाव जो होते हैं, तो ये चीज़ें भी हमारे पास इफ़ेक्ट करती हैं, हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करेंगी, उसकी कंटिन्यूटी में, उनकी उसकी रेगुलरिटी में। अगली बात है अनिश्चितता। अनिश्चितता का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। बिजनेस में कभी भी हम ये नहीं कह सकते क्या कि भविष्य में हमारे पास काफ़ी अच्छा रहेगा समय और हम बिजनेस को अच्छा ग्रो कर पाएंगे। हाँ, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ, हम बिजनेस को काफ़ी अच्छा आगे लेके चलेंगे। अभी अगर प्रॉफिट कम है इस साल, तो अगले साल प्रॉफिट हम ज़्यादा करें, इसके लिए हम प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बात हो रही है क्या कि फिर भी वहाँ पे एक हम लेके चलते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या सिचुएशन आएगी। अकाउंट्स की बात माने तो अकाउंट का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं रूढ़िवादिता का सिद्धांत, यानी कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। वो हमें ये बताता है कि एंटिसिपेट फॉर लॉस नॉट फॉर प्रॉफिट। हमें अपने लॉस को पहले कंसिडर करना पड़ेगा, बाद में प्रॉफिट खुद ब खुद हो जाएगा। तो बिजनेस जो होता है वो अनसर्टेन होता है। आज की सेल अगर किसी भी बिजनेस की काफ़ी अच्छी है, तो ये नहीं कह सकते कि कल की भी सेल उसकी काफ़ी अच्छी होगी। तो ये अनिश्चितता बिजनेस में हुआ करती है। फिर अगली बात को देखें तो जटिलता। जटिलता का मतलब क्या होता है? दो चीज़ें होती है, या तो हम उसको सरल रूप में समझ लें या फिर सरल रूप में वो मेरा आसान कर दे काम किसी चीज़ को, या फिर वो
जटिल हो यानी कॉम्प्लेक्स हो। कॉम्प्लेक्स का मतलब इसको अलग अलग तरीक़ों से हम लेते हैं। जैसे कि अगर एक किसी बिज़नेस की हम बात करते हैं तो उसमें किसी भी टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना या फिर नई चीज़ों को एडॉप्ट करना ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन जिस प्रकार से फैशन और ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं तो बिज़नेस को भी अपने पैटर्न को चेंज करने की रिक्वायरमेंट हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये घटक जो बाहरी घटक होता है जो डिमांड को क्रिएट करेगा उससे हमारी जो इन्वायरमेंट जो है वो थोड़ी सी स्थिर पड़ जाती है, शिथिल पड़ जाती है। अब बात करें तुलनात्मकता, अगली विशेषता है। तुलनात्मकता का मतलब होता है कि अलग-अलग चीज़ों के साथ उसका कंपैरिज़न करना। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की बात करें तो इंडिया के अलग-अलग स्टेट्स में क्या पोजीशन है पार्टिकुलर गुड्स की। फिर अगर इंटरनेशनल मार्केट पे जाएँ तो उसी प्रोडक्ट की मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में क्या डिमांड है या फिर क्या उसकी सप्लाई है, इनका हम कंपेयर करने बैठ जाते हैं। तो ये तुलनात्मक अवधारणा है बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसका प्रभाव अलग-अलग देशों में अलग-अलग प्रकार से होता है। जैसे अगर एग्जांपल हम यहाँ पे देखें, कोई भी अगर स्वास्थ्यवर्धक भोज्य पदार्थ हो यानी कि कोई भी ऐसा खाने का आइटम जिससे कि आपकी जो है हेल्थ वो बढ़ जाती है। तो सिंपल सी बात है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में लोग कम लेंगे और शहरी क्षेत्र में उसे अधिक लेंगे। एग्जांपल लेते हैं, अगर हॉर्लिक्स की बात कर रहे हैं हम, तो हॉर्लिक्स ग्रामीण क्षेत्र में लोग कम पीते हैं और शहरी क्षेत्र में उसे लोग अधिक लेते हैं। अब समझते हैं हम उन घटकों को जिन्हें हम कहते हैं साधारण घटक। साधारण घटक में सबसे पहले आता है आर्थिक पर्यावरण, आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण या पर्यावरण क्या है? तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे बिजनेस पे, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ जाया करता है। जैसे कि आर्थिक प्रभाव में ब्याज की दर, मौद्रिक नीति, मूल्य वृद्धि दर, लोगों की आय में परिवर्तन, ये कुछ आर्थिक तत्व होते हैं जिन्हें हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा करते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि ये चीज़ें हमारे बिजनेस में इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि कर के दरों में कटौती हो जाती है। अगर कर कम देना पड़े तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है और वो उत्पाद को ज़्यादा खरीदते हैं। इसको ऐसे समझेंगे, अगर टैक्स हमें कम पे करना पड़े, टैक्स हमें कम पे करना पड़े तो हमारी इनकम बचेगी और हमारी इनकम बच जाती है तो हम उनको कहीं न कहीं कंजम्पशन में यानी कि किसी प्रोडक्ट को खरीदने में हम वहाँ पे उसको लगा देंगे ज़रूर। ऐसे ही अगर मुद्रास्फीति की बात करें तो मुद्रास्फीति से कच्चे माल, मशीन, मजदूरी और वेतन का खर्चा भी बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति महंगाई की स्थिति को कहते हैं। फिर अगला एग्जाम्पल हमने दिया कि रिजर्व बैंक द्वारा डीमोनेटाइजेशन लागू करना। हम जान रहे हैं कि इंडिया में डीमोनेटाइजेशन जब लागू हुआ तो ये इस आर्थिक परिवर्तन से लोगों को अपने बिजनेस में काफ़ी लॉस भी उठाना पड़ गया। भारत की आर्थिक या फिर राजकोषीय नीति में अगर परिवर्तन हुआ हो, उसके कारण एनआरआईज के द्वारा भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे अगर हम कुछ लिबरल और हो जाएं तो हमारे जो बाहर के लोग जो हैं जिन्हें अप्रवासी भारतीय कहते हैं, उनका यहाँ पे इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर पाएँ। ऐसी अगर कोई नीति बन जाती है तो ये हमारे बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करेगी। बिज़नेस के पर्यावरण के रूप में वो हमें ज़रूर कुछ न कुछ प्रभाव देगी, जो कि या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। रोजगार का सृजन करना, कुशलता में वृद्धि के लिए मेक इन इंडिया को लॉन्च करना। आप जानते हैं कि मेक इन इंडिया जो है वो इंडिया में आया और उससे क्या हुआ कि लोगों को रोजगार में सफलता मिली, लोगों को रोजगार में उन्हें बढ़ाया गया रोजगार, और लोग एम्प्लॉय हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ वो काम कर रहे हैं। लोगों की कुशलता में वृद्धि हुई, पहले से वो अनस्किल्ड थे, अब वो स्किल्ड हो गए हैं। मंदी से निपटने के लिए भारतीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को ऋण पर ब्याज की दर को कम करने की अनुमति देना और बैंकों के द्वारा उचित ब्याज दर की ऋणों की पेशकश। तो ये कुछ नीतियां हैं जो कि आर्थिक परिवर्तन को लेके आती, आर्थिक वातावरण को सपोर्ट करती हैं किसी भी बिजनेस का। अब पढ़ते हैं सामाजिक पर्यावरण के बारे में। ये सामाजिक पर्यावरण वो होता है जो कि हमारे समाज से कंसर्न्ड होता है। समाज में कई तरह के रीति रिवाज होते हैं, जीवन शैली लोगों की होती है, हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग पहनावा, खान पान वगैरह सब कुछ है। तो अगर उसमें बदलाव होता है तो वो भी हमारे बिजनेस को सपोर्ट कर सकता है। अगर किसी भी चीज़ों में जैसे रीति रिवाज अगर लोगों के बदल जा रहे हैं, मूल्य में कोई सामाजिक बदलाव आ जा रही हो या फिर जीवन शैली में लोगों का बदलाव आ जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय जो है, बिजनेस जो है, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। एग्जाम्पल के लिए कहा कि आजकल लोगों के द्वारा स्वास्थ्य पे अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जिसके कारण कुछ वस्तुएं जैसे डाइट हो गया
या पेय पदार्थ हो गए या मिनरल वाटर की मांग बढ़ गई है और कुछ अन्य वस्तुएं जैसे तंबाकू है, वसायुक्त भोजन है, तो इसकी डिमांड खुद ब खुद कम हो गई है। एक समय था जब हम ऐसे ही कुएं से निकाल करके पानी हम लोग पी लिया करते थे या फिर जो नल होता है उनसे हम पानी निकाल करके पी लिया करते थे, लेकिन आज के डेट में हम जब कहीं बाहर जाते सबसे पहले मिनरल वाटर की डिमांड कर देते हैं। लोग डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, उन्हें लगता है कि मोटापा बढ़ जा रहा है या फिर इसको खाने से शरीर हमारा तंदुरुस्त नहीं रहेगा, तो वो उस चीज़ को यूज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं कि दिवाली में, ईद में, क्रिसमस में, इन सारे त्यौहार पे ग्रीटिंग कार्ड हो गया, मिठाइयाँ हो गई, उपहार की मांग में वृद्धि होना। ये कुछ सामाजिक पर्यावरण है जो कि हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। समान कार्य के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन दिया जाना, अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए नौकरी में आरक्षण की मांग, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे आंदोलन की शुरुआत करना और सामाजिक कल्याण के लिए स्वच्छ भारत अभियान को दिखाना। ये सब कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक पर्यावरण है और वो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जहाँ तक हम बात करेंगे, जो एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं, अगर उनको बिजनेस के साथ जोड़ा जाए तो आपको जानकारी होगी कि किसी पार्टिकुलर कमोडिटी का जो डिमांड है यानी किसी विशेष वस्तु की मांग वो बढ़ रही है या फिर घट सकती है। तो ये हमारे बिजनेस को बढ़ा सकता है, घटा भी सकता है। अगली बात होती है तकनीकी या प्रौद्योगिकी वातावरण। ये कौन से वातावरण है? ये वो वातावरण है जो कि हमें तकनीक के ऊपर ध्यान दिलाते हैं। तकनीक का मतलब क्या हो गया? अलग साइंस अगर डेवलप कर रहा है तो तकनीकी परिवर्तन आ जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिखा ई वॉलेट या फिर पेटीएम के द्वारा भुगतान। आज सारे लोग जानते हैं कि हमें पॉकेट में कैश को ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, ढो करके जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले क्या था, जेब कतरे हुआ करते थे, जैसे देखा कि वॉलेट में पॉकेट में ज़्यादा पैसा है, पर्स को मार दिया। तो वैसे सिचुएशन में अब क्या है कि अब हमारे पास ई वॉलेट आ गया है या फिर पेटीएम आ गया है। मोबाइल से ही आप पेटीएम कर दें, पेमेंट आपका हो गया, आपको पॉकेट में ज़्यादा पैसे लेके ढोने की आवश्यकता भी नहीं है। फाउंटेन पेन से बॉल पेन में बदलाव। पहले फाउंटेन पेन हुआ करता था, उसमें से स्याही ज़्यादा निकल जाती थी तो पेपर बर्बाद हो जाता था, और आज के डेट में बॉल पेन हम यूज करते हैं जिससे कि पेपर हमारा बर्बाद भी नहीं होता। प्रतिभूतियों का भौतिक रूप खोना यानी डीमेटराइजेशन। डीमेटराइजेशन का मतलब क्या है कि जो पहले जो शेयर्स डिबेंचर्स होते थे वो पेपर पे आते थे, पेपर में वो लिखित रूप से होते थे, आज के डेट में ऑनलाइन हम काम कर ले रहे हैं। केबल टीवी द्वारा रेडियो को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना। आज रेडियो काफ़ी कम लोगों के हाथ में दिखता है क्योंकि ज़माना अब टीवी का आ गया। टीवी तो है, साथ में टीवी के साथ साथ वो केबल ऑपरेटेड है। केबल ऑपरेटेड मतलब आप कई तरह के चैनल्स उसमें देख सकते हैं। तो आज आप देखें कि रेडियो आज जल्दी किसी के हाथ में है नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि आईफोन में जब आईफोन सस्ते हो गए और लोगों के पास अब आ जा रहे हैं तो लोग उसको खरीदने पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। आगे समझते हैं हम राजनीतिक वातावरण को कि राजनीतिक वातावरण कैसे हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। तो राजनीतिक वातावरण वो है जो कि राजनीति के चलते या तो वो व्यवसायियों के बीच में आत्मविश्वास को बढ़ाती है या अशांति, खराब कानून, ये सब कुछ चीज़ें हैं। राजनीतिक वातावरण की बात करते हैं तो राजनीतिक वातावरण में जैसे कई बार राजनीति के चलते खराब कानून व्यवस्था अगर हो जाती है या फिर अशांति हो जाती है या फिर शांति व्यवस्था कायम हो जाती है, तो ऐसी स्थितियों में हमारे बिजनेस पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर राजनीतिक स्थिरता हो तो बिजनेसमैन काफ़ी अच्छा काम कर पाते हैं, और राजनीतिक अशांति अगर हो जाती है या फिर अस्थिरता हो जाती है तो अशांति सब तरफ फैल जाती है और कानून व्यवस्था भी सही ढंग से नहीं चल पाती है। एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे दिया कि बेंगलोर और हैदराबाद राजनीतिक समर्थन के कारण ही सूचना प्रौद्योगिकी वहाँ की जो है वो लोकप्रिय बन गई है। सरकार के बदलाव के कारण शेयर की कीमतों में गिरावट आ गई है। पीएम के द्वारा व्यावसायिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विदेश यात्रा करना, मेट्रो निर्माण जैसी कई बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए संपत्ति अधिग्रहण की गई है और वैट और सेल्स टैक्स के बदले जीएसटी लागू कर दिया गया है। ये वो फैक्टर्स है जो कि राजनीति में आती हैं और किसी बिजनेस को सपोर्ट करके आगे बढ़ा देती है या फिर बैकवर्ड कर देती है उसको। अब आगे बात करेंगे कानूनी या फिर विधिक वातावरण के बारे में। कानूनी वातावरण वो वातावरण होते हैं जो कि सरकार के द्वारा पारित किए गए नियम के ऊपर आधारित होता है।
जो भी नियम या विधेयक वहाँ से पास होते हैं या जो प्रशासनिक आदेश हमें फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी बिजनेस यूनिट को, या जो न्यायालय के फैसले आते हैं, जैसे न्यायालय के फैसलों में आपको हम बताएं कि अगर किसी एक प्रोडक्ट के लिए, जैसे मैगी के लिए न्यायालय ने कहा, कोर्ट ने कहा कि इसे बंद करना होगा, इसका यूज, मैगी की स्थिति डामाडोल। सुप्रीम कोर्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनधिकृत दुकानों और निर्माण को सील कर देने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ही मना कर दिया, तो हम तो उसका फिर यूज नहीं कर पाएंगे, हम लोग तो उसको ले भी नहीं पाएंगे। कानून के द्वारा शाकाहारी उत्पादों पर हरा बिंदु और मांसाहारी उत्पादों पर लाल बिंदु सुनिश्चित कर दिया गया है। उसके चलते क्या होता है कि हरे बिंदु को देख करके जो शाकाहारी होते हैं हरे बिंदु को देख के लेंगे, और जो मांसाहारी होते हैं वो रेड डॉट, उसके ऊपर जो लाल बिंदु होता है उसको देख के लेते हैं। वायु प्रदूषण के प्रभाव से बचाने के लिए ताजमहल के आसपास लोहे की फैक्ट्रियों को बंद करवा दिया गया। तो ये सब कुछ कानूनी वातावरण है जो कि किसी भी बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है, बिजनेस को प्रभावित करती है। बिजनेस एनवायरनमेंट के सिलेबस में एक नई बात यहाँ पे ऐड की गई है इस साल, वो है विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हमें देखना पड़ेगा। आप जैसा कि आप जानते हैं कि 2016 में नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान, उनके द्वारा 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। ये जो 500 और 1000 के नोट बंद करके 2000 के नए नोट मार्केट में लाए गए, तो जब नोटों को वापस लिया जाता है, यानी कि मुद्रा को, किसी भी विशेष मुद्रा को जब वापस ले लिया जाता है, यानी मार्केट से उसे आरबीआई या जो गवर्नमेंट होती है वो खींच लेती है, वापस ले लेती है, तो हम कहते हैं उसे विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन। बेसिकली अगर देखा जाए तो 2016 के इस कॉन्सेप्ट में इसके उद्देश्य जो थे वो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का था उद्देश्य। काले धन के बारे में बातचीत चल रही थी कि काला धन काफ़ी अधिक लोग जमा कर लिए हैं, तो उस संचय को कम करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। और तीसरी बात थी कि जो भी हम अवैध गतिविधियों में मुद्रा को यूज करते हैं, जैसे ब्राइब देना, रॉबरी, इन सब में जैसे रिश्वत है, घुसखोरी है, तो इनसे जो भ्रष्टाचार बढ़ता था, तो इन चीज़ों को कम करना, इन 3 उद्देश्यों से मुख्य रूप से विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन किया गया था। आइए पढ़ते इसकी संकल्पना को। कहा कि विमुद्रीकरण परिसंचरण से एक विशेष मुद्रा को वापस लेने की प्रक्रिया है। भारत में इसे 8 नवंबर 2016 को सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसके द्वारा 1000 और 500 के नोटों की विनिमय के माध्यम से स्वीकार्यता समाप्त कर दी गई थी। और फिर बताया जैसे कि 2000 के नए नोट वो कानूनी निविदा के रूप में। कानूनी निविदा का मतलब क्या होता है? चूँकि ये लीगल था, और निविदा का मतलब होता है जो आपको कॉन्ट्रेक्चुअली उसको निकाला जाए। नोट को कॉन्ट्रेक्चुअली निकाला गया और ये नोट जो है वो कानूनन वैलिड हुए। भारत में कुछ समय के लिए थोड़ी सी आर्थिक तंगी हुई थी, लेकिन इसका मुख्य जो उद्देश्य था इसे पा लिया गया था। मतलब कि उन उद्देश्यों की पूर्ति लगभग हो गई थी। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कुछ हद तक आपका कम हुआ, काले धन का संचय भी कम हो गया, और उच्च मूल्य की मुद्रा की जो अवैध गतिविधियां हैं उसके इस्तेमाल को भी कम किया गया। देखते हैं डिमोनेटाइजेशन की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कर प्रशासन की। कर प्रशासन का मतलब होता है जैसे कि टैक्स, कर को तो हम टैक्स कहते हैं। तो जहाँ तक टैक्स की बात होती है, तो पहले लोग क्या करते थे 16 से पहले, कि वो ऐसी संपत्तियों को भी, जिन्हें हम आय से अधिक संपत्तियाँ कहते हैं, उनको वो जिन्हें हम आय से अधिक संपत्तियां कहते हैं, तो उन संपत्तियों को भी वो खरीद के रखा करते थे, और उसके ऊपर कोई भी टैक्स या जुर्माना जो है वो गवर्नमेंट को नहीं भरा करते थे। तो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो टैक्स जो मैनेजमेंट है, टैक्स का जो मैनेजमेंट है, या फिर टैक्स ऑफिसर्स जो हैं, टैक्स डिपार्टमेंट जो हैं, उन्होंने लोगों के काले धन पर भी वसूल किए थे टैक्स। बचत को सही दिशा देना। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो लोगों ने भारी मात्रा में निवेश करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि बैंकों में जो कैश की जो लिक्विडिटी होती है वो बढ़ गई थी। नकद रहित अर्थव्यवस्था। आज के डेट में हम पेटीएम, ई वॉलेट या फिर एटीएम, जो प्लास्टिक मनी होती है, उसे हम ज़्यादा यूज करते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर्स आज के डेट में ज़्यादा हो रहे हैं। तो जो डीमोनेटाइजेशन था, उससे जो डिजिटल पेमेंट जो हुआ, या जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जिसे कहते हैं, वो
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की मात्रा काफ़ी बढ़ गई। हम कहते हैं कि नकद रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। अगली विशेषता की बात करते हैं, आतंक निधि का उन्मूलन। तो जब उच्च मूल्य की जो मुद्राएं हैं उनकी अवैध तस्करी या फिर अवैध गतिविधियों में जब इस्तेमाल बंद हो गया, तो इससे हमें उन चुनौतियों से भी लड़ने का मौका मिला जिसे हम कहते थे कि स्मगलिंग होती थी या फिर वहाँ से लोग उसे इलीगल तरीके से लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दिया करते थे। 16 के आसपास अगर भारत के मार्केट को देखा जाए तो यहाँ पे नकली नोटों का प्रचलन ज़्यादा हो गया था। 500 और 1000 के नकली नोट मार्केट में ज़्यादा चल रहे थे, लोग काफ़ी टाइम फंस जाया करते थे। तो नकली नोटों का एक व्यवसाय जो यहाँ पर चल रहा था भारत में उस समय में, विमुद्रीकरण के माध्यम से, डीमोनेटाइजेशन के माध्यम से उस पर कंट्रोल कर लिया गया था। निष्कर्ष इसका ये निकलता है कि अस्थायी तौर पर बैंकों में नकदी की कुछ कमी रही, भीड़ बढ़ी, लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर देखा जाए तो जीडीपी, हम जिसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, इस पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। भारत के आर्थिक वातावरण के संदर्भ में अगर देखा जाए तो हमें 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी, नई आर्थिक नीति जो बनी थी, उसकी जो घोषणा हुई थी, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि आर्थिक सुधारों को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर के किया गया था। इसमें खासकर उदारीकरण, वैश्वीकरण, इन सबको निजीकरण, इसमें खासकर उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण इत्यादि की तकनीक अपनाई गई थी और इसका एक ही मुख्य उद्देश्य था, वो था 1991 तक भारत काफ़ी आर्थिक संकट से घिर चुका था, तो उस संकट से निकल करके आर्थिक वृद्धि की ओर बढ़ने का एक इसका मेन मोटो था। उसी में नई औद्योगिक नीति अपनाई गई। नई औद्योगिक नीति के हिसाब से उद्योगों को थोड़ा लिबरल करना था, उनको थोड़ा सा उनके जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको थोड़ा कम करना था। साथ में सार्वजनिक क्षेत्र जो है, पब्लिक, जिसे हम कहते हैं सरकारी तंत्र, तो सरकारी तंत्र को हटाकर निजी तंत्र यानी कि निजी हाथों में भी देने की बात कही गई और साथ में विदेशी निवेश को भी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया। इसे हम वैश्वीकरण भी कई बार कहते हैं। अगली बात थी उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब था क्या कि जो भारत के व्यवसाय हैं या फिर उद्योग हैं, उसके ऊपर से अनावश्यक नियंत्रण जो गवर्नमेंट के हैं या प्रतिबंध जो हैं उनको कम करना। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाए और वस्तु सेवा के जो स्थानांतरण जो होते हैं उनके प्रतिबंधों को भी हटा दिया जाए, जिससे कि लोगों को या उत्पादकों को मूल्य निर्धारण की एक स्वतंत्रता मिल जाए और वो अपने प्रोडक्ट का हिसाब अपने हिसाब से कर सके। अगली बात है निजीकरण। निजीकरण मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम कर देना और निजीकरण को बढ़ावा देना। सरकारी क्षेत्र की भूमिका 51% होगी और बाकी 49% में जो निजी हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो अपनी उसमें कैपिटल लगाएं। अगली बात है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का सीधा मतलब होता है कि पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में बना देना, जिससे कि वो एक्सपोर्ट भी कर पाए एक कंट्री दूसरे कंट्री से और इंपोर्ट भी कर पाए एक कंट्री दूसरे कंट्री से। हाँ, इसमें क्या था कि जो एक्सपोर्ट टैक्स जो है, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है उसको भी थोड़ा कम किया गया और इंपोर्ट की ड्यूटी का मतलब होता है शुल्क, यानी एक प्रकार का टैक्स। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी वस्तु का या इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने का मतलब हुआ कि उसको बाहर विदेशों में बेचना, इंपोर्ट करने का मतलब है विदेशों से अपने देश में लेकर के आना। तो वैश्वीकरण में जो एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगता था या इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगता था उसे कम कर दिया गया। अब समझते हैं हम कि अगर सरकारी नीतियां बदली गई, सरकारी नीतियों में कुछ परिवर्तन हुए तो उससे भारत के व्यवसाय और उद्योग पे क्या प्रभाव पड़ा। तो यह प्रभाव पड़ा कि प्रतियोगिता में वृद्धि हो गई। प्रतियोगिता में वृद्धि का मतलब क्या है कि एक ही प्रकार के प्रोडक्ट बनाने वाले कई अलग अलग कंपनियां मार्केट में आई, एग्जिस्टेंस में आई, जो विदेशी फर्मों से ताल मिलाकर, भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों से ताल मिलाकर उन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। फिर दूसरी जो इसकी जो विशेषता हुई, दूसरा जो प्रभाव पड़ा वो था कि अधिक मांग करने वाले ग्राहक। आज के ग्राहक की बात करें तो वो ग्राहक जागरूक हो गए हैं और बाजार की अधिक से अधिक जानकारी वो रखते हैं, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में आया है
उसकी क्वालिटी क्या है, हम पे सूट करेगा कि नहीं करेगा, और कितने तक हम उसको बार्गेन कर सकते हैं, कितना प्राइस उसका लग सकता है, ये चीज़ों की जानकारी ग्राहक रखना शुरू कर दिया है आज के डेट में। प्रौद्योगिकी और तकनीकी पर्यावरण में तेजी से परिवर्तन हुए। तकनीकी विकास तकनीकी विकास हमारे उद्योग प्रक्रिया को, उत्पादन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें क्या होता है कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक हम उत्पादन कर सकते हैं अगर हमारे पास अच्छे तकनीक हो। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर हमें रोड को बनाना होता था आज से 15 या 20 साल पहले, तो 50 लोग काम करते थे और काफ़ी स्लो काम होता था। और आज के डेट में एक मशीन आ गई है जिसमें कि आपने कोलता डाला, उसमें आपने कंक्रीट डाले और कंक्रीट डाल करके फिर उसको मिक्सअप करा दिया और उसको फिर ऐसे ही वो मशीन ही उसको बिछा देती है रोड पर। इसमें अब लेबर की संख्या कम हो गई है, 7 से 8 लोगों में वो आज रोड बन जा रहे हैं। तो प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने के चलते क्या होता है कि बिजनेस इन्फ्लुएंस काफ़ी अधिक हो जाता है। तकनीकी बदलाव होती है तो छोटी फर्मों को तो अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बड़े फर्म जो हुआ करते हैं वो काफ़ी अच्छे से लिविंग उनकी बढ़ जाती है। परिवर्तन की आवश्यकता, अगर हम बात करें नई आर्थिक नीति की, तो नई आर्थिक नीति 1991 में जब आया तो उसके बाद पूरे वैश्विक स्तर पे बाजार का एक नया रूप मार्केट में दिखाई दिया। इंडिया के मार्केट में, भारत के मार्केट में एक नया रूप दिखाई दिया, जो कि विश्व के अलग अलग कंट्री के अलग अलग प्रोडक्ट्स को भी इंडिया में देखा जाने लगा और काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन हुए भारतीय बाजार में। अगली बात है मानव संसाधनों के विकास की आवश्यकता। जिस प्रकार से परिवेश बदला, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मार्केट में आए, तो हमें भी उन चीज़ों को कॉपी करने के लिए या फिर कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए हमें भी उसके लिए अपने यहाँ से सप्लाई को, प्रोडक्ट्स को बढ़ाना पड़ गया। तो जब सप्लाई और प्रोडक्ट्स बढ़ाए गए तो उसके लिए टैलेंटेड या फिर स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट हुई और हमने उन्हें ट्रेनिंग दे करके उनको बढ़ाने का काम किया, क्योंकि जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो ही मेन होता है। अगर मानव संसाधन काफ़ी बढ़िया है, आवश्यकता पड़ने पे उसकी कार्य कुशलता को या फिर उसकी बुद्धिमत्ता को लिया जाए तो इससे उत्पादन का स्तर काफ़ी बढ़ जाया करता है। सार्वजनिक क्षेत्र को बजटीय समर्थन का अभाव। सार्वजनिक क्षेत्र को बजटीय समर्थन का मतलब क्या होता है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं उसमें बजट को कंट्रोल कर दिया गया है, जिसके चलते कि बजट में उनका अस्तित्व काफ़ी कम हो जाया करता है। इससे क्या हुआ कि इस क्षेत्र में कार्यरत जितने भी फर्म हैं उन पे उनके संसाधन स्वयं एकत्रित करने का गुण और उसकी कुशलता को बढ़ाने की पूरी जिम्मेवारी, उसके विकास की पूरी जिम्मेवारी उस फर्म को दे दी गई। अब लास्ट में हम ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि व्यावसायिक वातावरण जो है वो किस प्रकार से हमारे मैनेजमेंट में इफ़ेक्ट करता है, यानी कि प्रबंध के स्तर को, प्रबंध के जितने भी स्तर हैं, प्रबंध की प्रक्रिया में इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यानी अगर व्यावसायिक परिवर्तन हो रहे हैं तो मैनेजमेंट का इसमें क्या रोल रहेगा। तो सबसे पहली बात है कि अगर ये परिवर्तन होते हैं तो मैनेजमेंट पे इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। मैनेजमेंट को कई क्षेत्रों पे ध्यान देने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी कि हमें वो काम करना है, हमें उस प्रोडक्ट को मार्केट में निकालना है या नहीं निकालें, तो किस स्तर पे उसका हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके निकालें। इन सब चीज़ों को मैनेजमेंट काफ़ी बारीकी से देखेगा। आर्थिक नीति के परिवर्तन में, यहाँ पे हमने लिखा है, आर्थिक नीति के परिवर्तन के प्रभाव के फलस्वरूप प्रबंधकों को अपने व्यवसाय को न केवल बनाए रखने बल्कि विकसित करने के लिए कई क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो गई है। वातावरण बदल रहा है तो इसके चलते कई चुनौतीपूर्ण निर्णय लेने आवश्यक हो गए। इसीलिए व्यावसायिक पर्यावरण की समझ ने यहाँ के उत्पादकों को कई निर्णय लेने में मदद की, जैसे बढ़ती प्रतियोगिता में खुद को कैसे संभालें, अपने प्रोडक्ट को कैसे आगे बढ़ाएं। अगर अत्यधिक अपेक्षा वाले ग्राहक अगर मिल गए हों तो उनके व्यवहार से हमारे बिजनेस में अगर कोई कमी या बेसी आती है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। अत्यधिक अपेक्षा का मतलब होता है कि जो कस्टमर जो जाते हैं दुकानों पे, कस्टमर जो जाते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई होती है। अगर उन्होंने किसी प्रोडक्ट को टीवी पे या फिर किसी भी ऐड में उन्होंने देख लिया तो उनकी डिमांड सबसे पहले आसपास के मार्केट में जाती है कि मुझे भी वो चाहिए। उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि चलो जी उस दुकान में तो ये प्रोडक्ट आ ही गया होगा, लेकिन जब वहाँ नहीं आता है वो निराश होकर के वापस आ जाते हैं या फिर कहीं और चले जाते हैं, दूसरों के दुकान से फिर वो खरीदने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक बिज़नेस का जो है वो सेल जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा।
बिजनेस की सेलिंग्स जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर कहा कि तेज़ी से अगर बदलता तकनीकी पर्यावरण मानव संसाधनों को विकसित करने की आवश्यकता। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि बिजनेस में अगर वो उसके इन्वायरमेंट से कंसर्न्ड है और अगर वो परिवर्तित होती है तो प्रबंधकों को भी सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मैनेजमेंट को भी बिजनेस इन्वायरमेंट को लेकर के आगे काम करना पड़ेगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रश्न आपके हों तो कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझ तक पहुंचाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।